बांग्लादेश जल रहा है। देश के दो बड़े अखबारों के दफ्तर में आग लगाई जा चुकी है। हिंदू अल्पसंख्यकों को लिंच किया जा रहा है, पेड़ से टांगकर जलाया जा रहा है। देश में उन्माद फैला हुआ है। एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कें नारों से गूंज रही हैं, लेकिन ऐसा सीन हमने बीते साल भी तो अगस्त में देखा था, जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी और हसीना को देश छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था। अब जो नया उन्माद देश में फैला है, उसकी वजह बनी है एक छात्र नेता की हत्या। एक छात्र नेता जो पिछले साल हुई तथाकथित क्रांति के नेता थे। हम बात कर रहे हैं शरीफ उस्मान हादी की। आपने पिछले एक हफ्ते में ये नाम सोशल मीडिया पर बहुत सुन लिया होगा। मुट्ठी भींचकर नारे लगाते और भाषण देते इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंच के छात्र नेता थे और उसके स्पोक्स पर्सन भी थे। 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे हादी। अपने देश के भविष्य को लेकर एक तीव्र आवाज़ थे। चर्चित होने के अलावा हादी के साथ विवादित होने का भी ठप्पा था। हादी अक्सर अपने भाषण में शेख हसीना के भारत के साथ संबंधों को टारगेट करते थे, उन्हें प्रो इंडिया बताते थे और ये भी मानते थे कि बांग्लादेश के अंदर भारत अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जब उनकी हत्या हुई और हत्यारे गायब हो गए तो छात्रों की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया गया कि हादी के कातिल हिंदुस्तान भागे हैं। बस इतने पे यूनुस सरकार ने बयान ही जारी कर दिया। भारत के हाई कमीशन से कहा कि अगर हत्यारे भारत पहुंच जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर वापस भेजना आपकी जिम्मेदारी है। इसी हफ्ते हादी पर गोली चलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च करने की घोषणा भी की थी। इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर के रेजिडेंस पर हमला भी हुआ था, पत्थर चले। इसके बाद भारत के अधिकारियों ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को समन किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कई हफ्तों से टेंशन चल रही है। शेख हसीना आप जानते हैं हिंदुस्तान में है, कुछ मीडिया हाउस को इंटरव्यू देती रहती हैं, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि उनके बयानों से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है, इसलिए उनके इंटरव्यूज़ रुकवाए जाएं और शेख हसीना को हवाले किया जाए उनके, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के कानून के मुताबिक मौत की सज़ा सुनाई गई है। भारत ने स्पष्ट तौर पर शेख हसीना की वापसी पर कोई बयान नहीं दिया है और शायद कोई जवाब आएगा भी नहीं। जानकार कहते हैं कि भारत शेख हसीना को वापस करने का रिस्क नहीं ले सकता है। तो एक तरफ शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर पहले से दोनों देशों के बीच टेंशन थी, अब हादी की हत्या ने इस आग को और भड़का दिया है। यूनुस से हालात संभल नहीं रहे हैं तो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हादी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कहा है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, इमारतें हैं, विदेश में एम्बेसीज हैं, हर जगह बांग्लादेश का झंडा झुकाया जाएगा। यूनुस ने देश भर के इमाम और मस्जिदों की कमेटी से हादी की मगफिरत की दुआ की गुजारिश भी की है। यूनुस एक जिम्मेदार नेता की तरह खुद को दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन असलियत यही है कि बांग्लादेश यूनुस से संभल ही नहीं रहा है। लास्ट ईयर हुई कथित क्रांति के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़े हैं। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग का उदाहरण हमारे सामने है। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की भी हत्या हुई है, उन्हें जेल में डाला गया है और यहाँ तक कि हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन तक कर दिया गया। आयरनी देखिए, जो यूनुस लोकतंत्र की दुहाई देकर हसीना की आलोचना करते थे, आज वही लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी को बैन करके चुनाव का ऐलान कर रहे हैं। पर हादी की हत्या ने जिनको बोतल से बाहर निकाल दिया है, यूनुस के लॉ एंड ऑर्डर के झूठ को बेनकाब कर दिया है। वो खुद भी 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव में खड़े होने वाले थे, लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश में चल रही मौजूदा हिंसा की वजह से शायद चुनाव कुछ आगे के लिए टाले जाएंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि शरीफ उस्मान हादी कौन थे, उनकी हत्या से बांग्लादेश में हिंसा क्यों हो रही है और क्या अब यूनुस चुनाव टालने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार बनी थी। आपको ध्यान देना होगा कि अंतरिम सरकार को आप सिविलियन सरकार नहीं मान सकते, उनके पास पॉपुलर मैंडेट नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पता कि बांग्लादेश की जनता असल में किसे चुनना चाहती है। खारिज किया होगा शेख हसीना को, लेकिन चुनना किसे चाहती है पता नहीं है। बस वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसके लिए एक टेम्पररी व्यवस्था थी, लेकिन यूनुस सरकार खुद को सिविलियन सरकार मानने लगी, बिना पॉपुलर मैंडेट बड़े फैसले लेने लगी। यूनुस ने यह भी कह दिया था कि 4.5 साल लग सकते हैं चुनाव करवाने में, एक वक्त की बात है, यानी वो टेन्योर पूरा करना चाहते थे, ऐसा टेन्योर जो उन्होंने जीता ही नहीं है। फिर चुनाव की मांग तेज़ होने लगी। फ़खरुज़्ज़मान जो वहाँ आर्मी चीफ है, उन्होंने कह दिया कि नहीं, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे आपको। तो यूनुस चुनाव करवाने के वादे साथ जो आए थे, वो कहने लगे कि अब मैं चुनाव करवाऊँगा। 1.5 साल हो रहे हैं, यूनुस चुनाव नहीं करवा पाए हैं। इसी महीने ऐलान हुआ था कि 12 फरवरी 2026 को चुनाव होंगे। अब चुनाव का ऐलान हुआ तो अगस्त में जिन छात्र नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था 2024 में, जो बड़े चेहरे बनकर उभरे थे, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
शरीफ उस्मान हादी ढाका के विजयनगर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। 12 दिसंबर 2025 को इसी इलाके में एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चलाई। हमलावर बाइक पर आए थे और गोली मारकर तुरंत गायब हो गए। तुरंत हादी को गंभीर हालत में ढाका के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके सिर में गहरा घाव था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया, इसलिए उन्हें सिंगापुर रेफर किया गया इलाज के लिए। डॉक्टर्स ने कई दिनों तक उनकी चोटों का इलाज किया, लेकिन जख्म इतने गंभीर थे कि सिंगापुर में भी डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। 18 दिसंबर को हादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो बांग्लादेश की राजनीति को हिला रहा है वो है कि शरीफ उस्मान हादी पर गोली चली क्यों और चलाई किसने। पुलिस ने इस मामले में फैसल करीम नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की। कहा जा रहा है कि इस आदमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हादी पर गोली चलाई थी। बांग्लादेश के मीडिया हाउस जमुना टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है कि गोली चलने से ठीक एक रात पहले ढाका के बाहरी इलाके में एक रिसोर्ट में फैसल करीम मौजूद था। उस रात फैसल ने अपनी एक गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा से कुछ ऐसा कहा जो अब जांच का अहम सुराग माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फैसल ने मारिया को शरीफ उस्मान हादी का एक वीडियो दिखाया और कहा कि अगले दिन कुछ ऐसा होगा जो बांग्लादेश को हिला देगा। ये बयान जांच के दौरान गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और जांच से जुड़े सूत्रों के जरिए सामने आया बताया जा रहा है, जो बांग्लादेशी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे साफ होता है कि हमला अचानक नहीं हुआ, पहले से प्लान किया गया था, सुनियोजित था, जिसमें दर्जनों लोग शामिल हो सकते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि फैसल पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी शाहिदा परवीन सामिया है, जिसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश की जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक एक पूर्व काउंसलर को इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कम से कम 20 लोग अलग अलग भूमिकाओं में शामिल थे। कोई फंडिंग कर रहा था, कोई हथियार जुटा रहा था, कोई शूटर्स को हायर करने में शामिल था, किसी ने उनकी भागने में मदद भी की। प्रोथम आलो अखबार के मुताबिक आरएबी और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हथियार, गोलियां, मैगजीन और कई करोड़ टका के चेक्स बरामद हुए बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जिस मोटरसाइकिल से हमला किया गया उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। हमले के बाद फैसल और उसके साथी ढाका के अलग अलग इलाकों में छिपते रहे। पुलिस को सबूत मिले हैं कि नंबर प्लेट बदलने में फैसल के पिता ने भी मदद की थी। कुछ बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फैसल और उसके साथी हिंदुस्तान भाग आए हैं। हालांकि ढाका पुलिस ने साफ कहा कि भारत भागने का कोई सत्यापित सबूत नहीं मिला है। ये खुद बांग्लादेश की पुलिस कह रही है। ये जानकारी जागो न्यूज़ 24 चैनल ने 14 दिसंबर को रिपोर्ट की। इसके बावजूद उसी दिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदुस्तान से अपील कर दी कि हमलावरों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपा जाए, पॉपुलर सेंटिमेंट को केटर करने के लिए। जमुना टेलीविजन की एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि हादी के शूटर्स में से एक पहले गुवाहाटी में था, अब महाराष्ट्र में है और वो रिलायंस जियो का सिम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसा हमने बताया, ये दावे हैं। अब तक ढाका पुलिस ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लौटिए हादी पर। उनके जाने के बाद अब उनकी राजनीति की चर्चा हो रही है। वो न केवल शेख हसीना की सरकार के कट्टर आलोचक थे, बल्कि भारत के प्रति भी उनका आलोचनात्मक व्यवहार था। उनकी पार्टी और समर्थकों ने अक्सर इल्ज़ाम लगाए थे कि बांग्लादेश में विदेशी प्रभाव और घुसपैठ की राजनीति देश को कमज़ोर कर रही। विदेशी, हिंदुस्तान और भारत का ही हर चीज़ में नाम लेते थे। उनके इन्हीं विचारों की वजह से ये कत्ल केवल व्यक्तिगत हमला नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक असंतुलन का भी कारण बन गया। जब हादी की मौत की खबर सार्वजनिक हो गई तो ढाका के शाहबाग चौराहे पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। हादी के समर्थन में नारे लगे और फिर कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। सबसे पहले बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला हुआ। हिंसक भीड़ का इल्ज़ाम था कि ये मीडिया संस्थान भारत समर्थक रुख रखते हैं। भीड़ ने प्रथम आलो दफ्तर को घेर लिया, अंदर के कर्मचारियों और पत्रकारों पर चढ़ाई की, दस्तावेजों और फर्नीचर्स को बाहर फेंका और इमारत को फिर फूंक दिया। कई पत्रकार और कर्मचारी घंटों तक धुएं में फंसे रहे, बाद में किसी तरह बचाया गया। इसके तुरंत बाद द डेली स्टार के दफ्तर पर भी भीड़ ने हमला किया, तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब का भी घर तोड़ा गया। 18 दिसंबर की रात इस मजदूर को लिंच किया गया। इस मजदूर का नाम था दीपू चंद्र दास। पीट पीट कर इन्हें मारा गया, फिर उन्हें पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। दीपू की हत्या करने वालों का दावा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, गरीब परिवार से आते थे। उनकी हत्या के 12 घंटे बाद तक पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया था। बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो ये एक पुराना ट्रेंड मिलेगा। जब जब राजनीतिक हिंसा होती है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। पिछले साल भी अगस्त में इस तरह के कई केसेस देखे गए, तब कोई और मारा गया था, अब टीपू को लिंच किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी
यूनुस ने इस घटना की कड़ी निंदा करके इतिश्री कर ली है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब कांड करने के बाद भीड़ चिटगांव में इकट्ठा हुई। यहाँ इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन पर पथराव हुआ। लेकिन हादी के निधन का गुस्सा भारत पर क्यों निकाला गया? दो वजह थी। पहली तो ये कि प्रदर्शनकारी ये मानने लगे हैं कि जिन लोगों ने हादी पर हमला किया और जिन लोगों ने साजिश रची वो भागकर भारत गए। ये धारणा चाहे सच्ची ना हो या हो भी सत्यापित तो नहीं है, लोगों के गुस्से का एक बड़ा कारण बन गई। कुछ संगठनों ने ये तक कहा कि भारत या तो कातिलों को हमें सौंपे या हम कमीशन ही बंद कर देंगे, हाई कमीशन की बात है। फिर दूसरी वजह हादी के भारत विरोधी विचार भी थे। हम बता चुके हैं कि अक्सर वो अपनी तकरीरों में भारत के खिलाफ जहर उगलते थे और भारत जो हसीना को बांग्लादेश भेज नहीं रहा है वो तो गुस्सा प्रदर्शनकारियों में था ही उस बात का। बांग्लादेश में सब हो रहा है चुनाव के लगभग 2 महीने पहले। फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूनुस से सरकार संभल नहीं रही है। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार स्टैनली जॉनी ने एक बड़े काम की टिप्पणी की है। वो लिखते हैं, बांग्लादेश की ये तथाकथित क्रांति पहले दिन से शक पैदा कर रही है। हसीना परफेक्ट नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश एक बहुत ही फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, बटा हुआ समाज है और हसीना देश के सबसे हिंसक और कट्टरपंथी तत्वों के सामने एक दीवार की तरह थी। स्टैनली यहाँ जमात इस्लामी के पुराने हिंसक इतिहास का उदाहरण देते हैं। आगे लिखते हैं, हसीना के हटते ही देश में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ। इस वैक्यूम को अलग अलग कट्टर और फ्रिंज ग्रुप्स ने भरने की कोशिश की। यूनुस बस हालत के चलते बहते चले गए और अगर वो समझदार शासक होते तो देश में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश करते, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करते और कट्टरपंथियों को सत्ता और सड़कों से दूर रखते, लेकिन वो इसमें फेल हुए हैं। जमात को दोबारा मुख्य धारा की राजनीति में वो ले आए। धार्मिक अल्पसंख्यकों, अहमदिया मुसलमानों और आवामी लीग समर्थकों के खिलाफ भारी हिंसा हुई, लेकिन सब कुछ क्रांति के नाम पर दबा दिया गया। एक बिना चुनी हुई सरकार जिसके पास पॉपुलर मैंडेट ही नहीं है, 1 साल से ज़्यादा समय तक सत्ता में बनी रही और अब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। लेकिन हिंसा से लगता है कि चुनाव टल भी सकते हैं। जुलाई 2024 में जो हुआ वो क्रांति नहीं थी, वो एक काउंटर रेवोल्यूशन था। अब खुद देख लीजिए कि नया बांग्लादेश कैसा दिखता है। यूनुस को छोड़ भी दें तो चुनाव के बाद आने वाली अगली सरकार के लिए भी देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। लोग गुस्से में हैं, नफरत और हिंसा ने सब कुछ अस्थिर कर दिया है और इसके लिए आगे जो भी चुनकर आए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि भारत में बैठे लोग इस हिंसा को कैसे रीड कर रहे हैं। क्या वो चुनाव में आने वाले परिणामों के लिए तैयार हैं? क्योंकि चुनाव अभी से रिग्ड लग रहे हैं। आवामी लीग तो लड़ नहीं रही है, लड़ने दिया नहीं जा रहा है, उसको बैन कर दिया है। यूनुस के जाने के बाद अगर कोई कट्टरपंथी नेता प्रधानमंत्री बन जाता है या जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वहाँ सरकार में हिस्सा बन जाते हैं तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस बीच बांग्लादेश जमात इस्लामी के महासचिव गुलाम परवर का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अब भी पाकिस्तान है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना तो बहुत आसान है, लेकिन खाना और ही बात है। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में क्या हुआ था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के आम लोगों पर कैसे जुल्म किए थे और कैसे हिंदुस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी की भूमिका को निभाया था। हिंदुस्तानियों का वहाँ खून बहा और तब बांग्लादेश में आज़ादी आई। राजदूत का एपिसोड साजिद ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया। इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।